$1 का सर्वाइवल एक्सपेरिमेंट। एक तरफ जंगल के महारथी और दूसरी तरफ बिल्कुल आम लोग। आज हम एक ऐसे एक्सपेरिमेंट को ब्रेक डाउन करने वाले हैं जिसने इंसानी सहनशक्ति यानी ह्यूमन रेजिलियंस के सारे पुराने रूल्स को हिलाकर रख दिया। बिना किसी देरी के चलिए इस हाई स्टेक्स सर्वाइवल चैलेंज की गहराई में चलते हैं और इसकी पूरी कहानी समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, ऐसी जानलेवा बर्फीली जगह पर आखिर सरवाइव कौन करेगा? क्या वो लोग जिन्होंने अपनी आधी जिंदगी जंगल में बिता दी है, या फिर वो लोग जिन्हें शायद कैंपिंग का सी भी नहीं आता? ये कोई छोटा मोटा चैलेंज नहीं था और हर पल किसी का भी ब्रेकिंग पॉइंट हो सकता था। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। शुरू में ना मैच बिल्कुल एक तरफा लग रहा था। ब्लू टीम को देखिए, प्रोफेशनल सर्वाइवलिस्ट्स, डेकेड्स का एक्सपीरियंस, और उनके सामने थी रेड टीम, एमेच्योर्स, जो अपने साथ सिर्फ सुपरमार्केट से खरीदे हुए टब्स और पानी की बॉटल्स लेकर आए थे। एक तरफ हार्डकोर सर्वाइवल स्किल्स और दूसरी तरफ ऐसे लोग जिन्हें देखकर लग रहा था कि गेम शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। पहले दिन का माहौल अगर देखें तो ब्लू टीम का कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा था। लिटरली उनके एक एक्सपर्ट ने तो यहां तक कह दिया कि मैं यहां क्रिसमस तक रह सकता हूं। उनको लग रहा था कि ऐसी स्थितियों में रहना तो उनके बाएं हाथ का खेल है। किसी को भी लगेगा कि नतीजा तो पहले से तय है, राइट? पर कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था। केवल 2 सुनकर थोड़ी हैरानी होगी, पर इस कठिन एक्सपेरिमेंट की पहली ही रात में जो 2 लोग सबसे पहले एलिमिनेट हुए वो एमेच्योर्स नहीं थे, वो ब्लू टीम के एक्सपर्ट्स थे। इनमें से एक तो 66 साल के यानी 66 इयर्स के विल्डरनेस वेटरन थे। ठंड इतनी ज्यादा थी कि डबल नी रिप्लेसमेंट के बाद उनका वहां रुकना फिजिकली नामुमकिन हो गया। हालांकि अगर प्योरली फिजिकल सर्वाइवल की बात करें तो शुरू में एक्सपर्ट्स का ही पलड़ा भारी था। उन्होंने अपनी टेक्निकल स्किल्स का पूरा यूज किया और थिक वेदरप्रूफ डिब्री शेल्टर्स बना लिए। और रेड टीम, वो लोग बेचारे बच्चों वाले पतले टेंट्स में थे। ब्लू टीम के एक एक्सपर्ट का तो यहां तक कहना था कि उनका शेल्टर किसी 4 सीजन्स होटल से कम नहीं था। उन्हें वाकई पहली रात बढ़िया नींद आई। लेकिन चौथे दिन तक आते आते रिसोर्सेज का अंतर बिल्कुल क्लियर हो गया था। ब्लू टीम ने आसपास के जंगल को लिटरली एक ग्रोसरी स्टोर बना दिया था। चुकंदर ढूंढ लिए, हिडन फूड कैशेज, नदी में फिश ट्रैप्स। और वही दूसरी तरफ रेड टीम के पास जो थोड़ा बहुत पार्टी मिक्स था वो तेजी से खत्म हो चुका था। उनकी हालत ऐसी थी कि वो लोग एक अकेले सेब को रेशन करके अपना दिन गुजार रहे थे। पर हम सबको पता है, सर्वाइवल सिर्फ खाना और शेल्टर ढूंढना नहीं होता। असली गेम तो दिमाग का होता है। जरा सोचिए, जब 50 टाइप ए पर्सनालिटीज यानी ऐसे लोग जो हाई एनर्जी वाले होते हैं और जिन्हें हमेशा कंट्रोल चाहिए होता है, वो एक ही कैंप में लीड करने की कोशिश करें तो क्या होगा? इस हाई स्ट्रेस माहौल में इन एक्सपर्ट्स का ये ईगो और कॉन्फिडेंस ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बनने वाला था। फिर एक ऐसा पल आया जिसने ब्लू टीम के विश्वास की नींव ही हिलाकर रख दी। उन्हें पता चला कि उन्हीं के कुछ सदस्यों ने आलू और बाकी खाना छिपाकर अपने शेड में रख लिया है। सोचने वाली बात है, एक ऐसी सिचुएशन जहां सबको मिलकर रहना चाहिए, वहां एक्सपर्ट्स अपनी ही टीम से खाना छिपा रहे थे। जब ये बात सबके सामने आई तो कैंप में हंगामा मच गया और भरोसा पूरी तरह टूट गया। और डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। 5वें दिन तक जहां रेड टीम जो भूखमरी और ठंड से जूझ रही थी, वहां से सिर्फ 6 लोग बाहर हुए थे। वही पूरी सुविधाओं और ज्ञान से लैस ब्लू टीम के 9 लोग क्विट कर चुके थे। इसका मतलब साफ था, ब्लू टीम को एक्चुअल भूख ने नहीं बल्कि उनके अपने अहंकार और आपस के झगड़ों ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया। इसके ठीक उलट रेड टीम की स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग थी। जहां ब्लू टीम में केओस था, रेड टीम ने शेयर्ड मिजरी का रास्ता चुना, यानी मिल बांट कर तकलीफ सहना। उन्होंने कम्युनिटी पैंट्रीज बनाई। उनके पास भले ही बांटने को सिर्फ एक सेब था, पर उन्होंने उस एक सेब को सब में बांटा। उनका यही कम्युनल सपोर्ट उन्हें इस मुश्किल वक्त में एक साथ जोड़कर रख रहा था। चलिए देखते हैं कि ये साइकोलॉजिकल गेम आगे कैसे बढ़ता है। अब आता है एक बड़ा ट्विस्ट, 50 कैन्स चैलेंज। हर कैंप को 50 खाने की कैन्स दी गई। रूल ये था कि 72 घंटे तक इंतजार करना है। जिस टीम के पास सबसे ज्यादा अनओपन्ड कैन्स बचेंगी उसे एक खास रिवॉर्ड मिलेगा। अगर दोनों बराबर रहे तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। ये एक प्रॉपर ट्रैप था इन भूखे कंटेस्टेंट्स को तोड़ने के लिए। और रिजल्ट्स, भाई, नतीजे सच में चौंका देने वाले थे। दोनों टीम्स एक दूसरे पर इतना शक कर रही थीं कि उन्होंने अपनी भयंकर भूख को दबाकर रखा। उनका मोटिव सिर्फ एक था, सामने वाली टीम नहीं जीतनी चाहिए। पूरा 72 घंटे बीतने के बाद दोनों कैंप्स ने ठीक 50 के 50 अनओपन्ड कैन्स वापस कर दी।
दोनों का स्कोर टाइड रहा और किसी के हाथ कुछ नहीं लगा। लगातार 72 घंटे तक फास्टिंग करने के बाद जब एक छोटे से इनाम की उम्मीद भी पानी में मिल गई तो फ्रस्ट्रेशन अपने पीक पर थी। रेड टीम के एक निराश मेंबर का ये कहना कि मुझे एक मिल्कशेक चाहिए उनकी टूटती हुई विल पावर को साफ दिखा रहा था। इसी निराशा के बीच अचानक 3 एमेचर्स ने बिल्कुल उसी पल अपनी फ्लेयर्स जला दी और एक्सपेरिमेंट छोड़ दिया। अब अगर हम इस पूरी टाइमलाइन को देखें, 5वें दिन तक आते आते ब्लू टीम के आपस के झगड़े चरम पर थे। 8वें दिन फ्रीजिंग टेम्परेचर्स ने उनकी हिम्मत की आखिरी कड़ी को भी टेस्ट किया। लेकिन सबसे बड़ा सेटबैक तब आया जब 10वें दिन उनके हेड एक्सपर्ट सेथ ने अपना पर्सनल बिजनेस देखने के लिए एक्सपेरिमेंट को ही छोड़ दिया। उनके जाते ही बचा खुचा हौसला भी पूरी तरह से टूट गया। दूसरी तरफ जब रेड टीम ने अपने शेफ और मुख्य लोगों को खोया तो कुछ कमाल ही हो गया। इन एमेचर्स ने ना अचानक से रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाना शुरू कर दिया। किसी ने किचन संभाला, कोई सब्जियां काट रहा था। उन्होंने इस सिचुएशन को रो धोकर नहीं बल्कि एक नई इनर स्ट्रेंथ के साथ हैंडल किया। एक ऐसी ताकत जो शायद उन्हें खुद भी नहीं पता था कि उनके अंदर है। और जस्ट जब उन्हें लगा कि सबसे बुरा वक्त निकल चुका है, बैम, नेचर का एक आखिरी ब्रूटल टेस्ट अभी बाकी था। एक लगातार 5 घंटे तक चलने वाला भयानक रेनस्टॉर्म। कैंप्स पानी से भर गए, जूते पूरी तरह भीग गए और सोने की जगह तबाह हो गई। ये एक ऐसा अल्टीमेट स्ट्रेस टेस्ट था जिसने हर एक बचे हुए इंसान की मानसिक स्थिति को उसके एब्सोल्यूट ब्रेकिंग पॉइंट तक धकेल दिया। अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े क्लाइमैक्स पर, डे 14, द टेम्पटेशन बॉक्सेस। ये एक रैपिड फायर साइकोलॉजिकल टेस्ट था। टीम्स को एक एक करके बॉक्सेस ऑफर किए गए। रूल बिल्कुल सिंपल था, जिसने पहले बटन दबाया बॉक्स उसका। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि दूसरी टीम को कोई एडवांटेज नहीं मिलना चाहिए तो उन्हें वो आइटम तुरंत रिजेक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहला बॉक्स खुला और उसमें था फिशिंग गियर। अब यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना था। दोनों टीम्स ने सोचा आसपास की नदी तो पूरी तरह से सूखी और बेजान पड़ी है, तो वहां फिश पकड़ने का कोई मतलब ही नहीं था। उन्होंने 1 सेकंड की देरी नहीं लगाई और वाइजली इस बॉक्स को रिजेक्ट कर दिया। बटन किसी ने नहीं दबाया। टेंशन थोड़ी और बढ़ी जब दूसरा बॉक्स खुला। उसमें निकले प्रीमियम क्वालिटी के कास्ट आयरन कुकिंग पैन्स। अब जरा सोचिए, भूख से जूझ रहे लोगों के सामने इतना बढ़िया कुकिंग इक्विपमेंट। लेकिन नहीं, दोनों ग्रुप्स ने कमाल का स्ट्रेटेजिक डिसिप्लिन दिखाया और इस सामान को भी फर्मली ठुकरा दिया। उन्हें समझ आ रहा था कि एक गलती सामने वाले को बड़ा फायदा दे सकती है। फिर आया तीसरा बॉक्स और इसने सबकी विल पावर को एकदम आखिरी टेस्ट पर डाल दिया। इसमें थे ढेर सारे फीस्टेबल्स पीनट बटर चॉकलेट कप्स, लिटरली एक चॉकलेट का पहाड़। भूखे और थके हुए लोगों के मुंह में पानी आना तो लाजमी था, पर यू वोंट बिलीव इट, दोनों ही टीम्स ने एक आवाज में इसे भी ठुकरा दिया। ऐसी हालत में इतनी मजबूत विल पावर दिखाना एब्सोल्युटली क्रेजी। और आखिरी बॉक्स में आए बिल्डिंग सप्लाईज। लेकिन तब तक दोनों टीम्स की मानसिक स्थिति पूरी तरह लोहे जैसी मजबूत हो चुकी थी। उनका माइंडसेट बिल्कुल पत्थर बन चुका था। शेल्टर्स पहले ही बने हुए थे तो उन्होंने इसे भी सीधे रिजेक्ट कर दिया। इस टेम्पटेशन सीक्वेंस से एक बात क्लियर हो गई थी कि अब इन बचे हुए सर्वाइवर्स का फोकस किस हद तक फिक्स हो चुका था। तो इससे सबसे मेन बात क्या निकल कर आती है? एक सच्चा सर्वाइवलिस्ट होना सिर्फ टेक्निकल डिटेल्स जैसे शेल्टर बनाना या आग जलाने तक सीमित नहीं है। असली अल्टीमेट वेपन है आपकी साइकोलॉजिकल रेजिलियंस, आपका मानसिक लचीलापन, आपकी एकता और आप सच में अपनी टीम के साथ मिलजुल कर तकलीफ उठाने को कितने तैयार हैं। यहाँ पर उन बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का तजुर्बा उनके अपने ईगो के आगे पूरी तरह छोटा पड़ गया। आखिर में इस एक सवाल पर जरूर गौर कीजिए, क्या सर्वाइवल का असली मतलब सिर्फ एक परफेक्ट गांठ बांधना है, या फिर ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने बगल में बैठे इंसान के साथ कितने अच्छे से मिलजुल कर रह सकते हैं? इस पूरे सफर ने इंसानी हिम्मत को देखने का हमारा नजरिया ही बदल कर रख दिया है। तो अगली बार जब आप ऐसी किसी स्थिति के बारे में सोचें तो इस बात पर जरूर विचार कीजिएगा।